नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर कुछ स्पॉट द एरर्स या सेंटेंसेस में जो एरर्स होती हैं उनको ठीक करने की कुछ एक्सरसाइज करें। और आज हमने जो क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जिनके सेंटेंसेस हम करेंगे एक्सरसाइज के रूप में, वो हमने पाकिस्तान के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है बीपीएस 17 के लिए, उससे लिए 2009, 2010 और 2011 में जो एग्जामिनेशंस हुई हैं उसमें जो आए थे क्वेश्चंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आजकल है, जो सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षाएं लेता है, एग्जामिनेशन लेता है। आजादी से पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। बाद में चल के इसका नाम इंडिया में जो उसके बराबर का दूसरा कमीशन बना, नया कमीशन बना, उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया, जबकि पाकिस्तान में उसका नाम अभी वही कंटिन्यू करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसकी जो परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश एंड प्रेसी राइटिंग, इस पे एक पेपर होता है जो कि कंपलसरी पेपर होता है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 5 नंबर का एक और क्वेश्चन भी होता है, चेंज द नरेशन, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। तो चेंज द नरेशन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम फिर किसी दिन करेंगे। आज हम करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस को लेंगे। तो देखिए, 2009 की जो टेस्ट था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें ये सेंटेंसेस थे। ये 5 सेंटेंसेस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उसमें आए थे। आइए इनको एक एक करके लेते हैं। पहला सेंटेंस, ही स्वोर फ्रॉम गॉड, उसने ऊपर वाले की कसम खाकर कहा, उसने ऊपर वाले की कसम खाई। तो देखिए, ये सब इसमें मिस्टेक के जो चांस बनते हैं वो इसी कारण से बनते हैं कि हम उर्दू या हिंदी बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर उसी की ट्रांसलेशन हो जाए। जैसे भगवान की कसम खाई या खुदा की कसम खाई, तो खुदा के बाद की आया और राम के बाद भी की आया, भगवान के बाद भी की आया। और स्वेयर मैंने होता है कसम खाना। तो अगर इसकी जब हम लिबरल ट्रांसलेशन करें तो हमारी टेम्पटेशन होती है कि ही स्वोर ऑफ गॉड या फ्रॉम गॉड कहें, लेकिन वो गलत होता है। ऐसे लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होती। अंग्रेज इस चीज को जब बोलते हैं तो वो टू लगाते हैं, इसके बाद स्वेयर के बाद, कसम खाने के बाद टू लगाते हैं, जिसकी कसम खाई हो। तो अगर हमें ये कहना हो कि उसने गॉड की कसम खाई, तो हम उसको अंग्रेजी में कहेंगे ही स्वोर टू गॉड। फ्रॉम नहीं आएगा, टू आएगा। कहने का मतलब ये था। अगला सेंटेंस, इज योर ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो जिन्होंने सेंटेंस बनाया है करेक्शन के लिए, या तो ये हो सकता है कि यहां पर फ्रॉम की जगह देन वो कहना चाहते हो कि आपकी ड्रेस मेरी से क्या अलग है। इज योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन। तो यहां मैंने काफी इस पे थोड़ी सी देखा भी, कई बुक्स में देखा भी। तो फ्रॉम और देन, कुछ लोग देन को बोलते हैं
यानी फ्रॉम की जगह देन आना चाहिए, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता, लेकिन फ्रॉम की जगह देन से भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आपका सेंटेंस फ्रॉम लगाने से तो ठीक होगा ही होगा, अब देन फ्रॉम की जगह लगा देंगे तो हो सकता है वो गलत भी हो जाए, कुछ लोग उसको गलत ट्रीट करें, लेकिन फ्रॉम से तो ठीक होगा ही होगा। इसलिए ये सेंटेंस मुझे लगता है कि ठीक है। इज योर ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो आप देन की जो फ्रॉम की जगह देन लगाने की जो टेम्पटेशन है उसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। फ्रॉम बेटर वर्ड है देन की बजाय। अगला सेंटेंस, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। देखिए इसमें जब इंक्वायर्ड आया है, जो पहला जो क्लॉज है उसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की है, तो सेकंड क्लॉज में भी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। यानी पहले जो क्लॉज है उसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो अगर पास्ट है तो सेकंड में ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें प्रेजेंट ही रहे, जैसे कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो में किया था। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस आप बदलते हैं। प्रेजेंट वाला जो होता है उसका कोरस्पोंडिंग पास्ट बन जाता है, तो जब यहां पर लिव है तो लिव्ड हो जाएगा उसका, ये मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पोक दीज वर्ड्स अपॉन हिज फेस। ये भी मिस्टेक उसी तरह की है कि जैसे स्वेयर फ्रॉम गॉड क्या था, ये आपको हिंदी या उर्दू बोलते हैं उसके हिसाब से अगर लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको अपॉन का लगेगा कि अपॉन आप यूज करें। कहना ये चाह रहे हैं कि उसने उसके मुंह पर ऐसा कहा, उसने उसके मुंह पर ऐसे शब्द कहे, ये अल्फाज उन्होंने उसके मुंह पर कहे। तो मुंह पर के लिए अपॉन इन्होंने लगा दिया, जो कि गलत है। अंग्रेज अपॉन नहीं लगाते, अंग्रेज टू लगाते हैं। ही स्पोक दीज वर्ड्स टू हिज फेस, उसने ये शब्द ये अल्फाज उसके मुंह पर ही कहे। हाँ, हिंदी में और उर्दू में तो पर लगा रहे हैं आप, लेकिन अंग्रेज उसको टू लगाते हैं। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा बस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ही स्पोक दीज वर्ड्स टू हिज फेस, आप हमेशा टू ही यूज करें ना इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। अगला सेंटेंस, दे रन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज। कहना ये चाह रहे हैं कि वो अपने कॉलेज को रन करते हैं, वो खुद चलाते हैं अपना कॉलेज वो चलाते हैं। तो रन और डायरेक्ट ये दोनों का कोई तुक नहीं है एक साथ यूज करने का, दोनों में से एक ही काफी है। डायरेक्ट का मतलब ही होता है रन करना। सो दे डायरेक्ट देयर कॉलेज, वो अपने कॉलेज को डायरेक्ट करते हैं, ये अपने कॉलेज के डायरेक्टर हैं। आपने सुना भी होगा कि वो उस चीज के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का मतलब ही होता है कि उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको वो चलाते हैं। तो रन और डायरेक्ट, रन की जरूरत नहीं है जब आपने डायरेक्ट लगा दिया, या आप रन ही लगा लें फिर डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। और टू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रन और डायरेक्ट टू प्रीपोजिशन लेते ही नहीं है। ये मिस्टेक इसमें थी। अगला सेंटेंस, I shall not come here unless you will not call me। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं यहां नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे। देखिए इसमें दो गलतियां हैं। एक तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है वो, यानी जो पहला क्लॉज है वो क्लॉज आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा जो टेंस होगा, दूसरा जो क्लॉज होगा, यानी जो घटना बाद में होगी शर्त के बाद में, वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। और जो कंडीशन है, जो घटना पहले होनी है, वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। एक तो ये मिस्टेक है इसमें, दोनों में देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट लगा हुआ है। आई शैल नॉट कम फ्यूचर इंडेफिनिट है। यू विल नॉट कॉल, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इनमें जो यू विल नॉट कॉल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, यू कॉल आएगा। लेकिन अनलेस भी है और नॉट भी है। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव है
और नोट भी नेगेटिव करने के लिए लगा है। तो एक ही सेंटेंस को नेगेटिव का बनाने के लिए दो नेगेटिव प्रोविजन यूज किए हैं इसमें, उनकी जरूरत नहीं है। जब आपने अनलेस लगा दिया तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस करेक्ट बनेगा, आई शैल नॉट कम हियर, मैं यहां नहीं आऊंगा, अनलेस यू कॉल मी, जब तक आप बुलाएंगे नहीं। हिंदी में तो आप बुलाएंगे बोलते हैं, पर अंग्रेजी में आपको इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। ये मिस्टेक इसमें थी। बेटर रहेगा कि आप इस पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 वाली वीडियो को एक बार देख लें। अगला सेंटेंस, दे हैव बीन बिल्डिंग ए वॉल सिंस 3 days। ये भी बड़ी ऐसा तो नहीं कि बहुत कॉमन है, बट बहुत छोटी सी गलती है जो थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको क्लियर हो जाएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पे जब हमने वीडियो की थी तो उसमें हमने बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर दो वर्ड यूज होते हैं। समय से पहले जो यूज होता है वर्ड, उसको दिखाने के लिए या तो सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। और जब आप कोई घटना कितने समय से हो रही है, कितने वक्त से वो चल रही है, अगर उस वक्त को आप बता रहे हैं सेकंड, उसके बाद मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते और पखवाड़े, फोर्टनाइट या महीने या वर्ष, ऐसे अगर बता रहे हैं तो आपने फॉर लगाना है। लेकिन इसकी बजाय अगर आप कह रहे हैं कि 3:10 से या 4 बजे से या शनिचर से, मंगल से या जनवरी से, या साल बता रहे हैं कि 1913 से, तो आपने सिंस लगाना है। तो इसमें देखिएगा 3 days लिखा है, 3 दिन, क्लियर बता रहा है 3 दिन। जब दिन आ गया तो सिंस नहीं आएगा, यहां पर फॉर आएगा। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लें। अगला सेंटेंस, ही डज नॉट हैव सम डिवोशन टू हिज ड्यूटीज। देखिए ये सम और एनी, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत बार होता है। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो आपने एनी को यूज करना है, सम को यूज नहीं करना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन टू हिज स्टडीज, ये यहां पर लगेगा। जैसे आपने किसी को कहना हो ना कि मुझे आप थोड़ी चीनी दे दे, तो आप कहेंगे प्लीज गिव मी सम शुगर। आपने यहां सम लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे आपने किसी से पूछना हो कि क्या आपके पास कुछ चीनी है, तो आप कहेंगे डू यू हैव एनी शुगर। तो यहां पर आपने एनी लगाना है, यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इसमें आपने एनी लगाना है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उनमें आपने सम लगाना है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, इसमें आपने एनी लगाना है, सम नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, देखिए नेक्स्ट पेपर आ गया हमारा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बीपीएस 17 एंड अबव के लिए, उसमें 2010 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सेंटेंस थे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको एक एक करके हम लेते हैं। पहला सेंटेंस, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखिए ये भी हमने एक एरर्स वाली वीडियो में हमने किया है कि बिल्ट या मेड के बाद ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब जो नई चीज बनी है उसमें वो चीज साफ दिख रही है जिनसे वो बनी है, तो आपने मेड ऑफ लगाना है या बिल्ट ऑफ लगाना है। जैसे कुर्सी आपको बनी हुई जब दिखती है तो साफ दिखता है कि वो लकड़ी से बनी हुई है या लोहे से बनी हुई है या पत्थर से बनी हुई है, साफ दिखती है उसमें। लेकिन अगर जैसे दही आपने देखी, दही दूध से बनी है, गाय के दूध से बनी है, बकरी के दूध से बनी है या सोयाबीन के दूध से बनी है, वो आपको पता नहीं है, वहां पर फ्रॉम आएगा। आइसक्रीम
दूध और चीनी से मिलके बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बिल्ट के बाद ऑफ ठीक लगा है, क्योंकि ब्रिक और स्टोन, जब इसे अगर आपने मकान बनाया है तो आप उसको डिसमेंटल करेंगे तो ब्रिक और स्टोन रेस्टोर हो जाएगा और वैसे भी दिखाई देगा हाँ कि ब्रिक और स्टोन से मिलके बना है। तो मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक देखिए यहां पर नाउन के यूज में है, जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स है इसकी जगह ब्रिक एंड स्टोन होना चाहिए। ये क्लास नाउन की तरह यूज होगा, पर्सनल नाउन की तरह यूज नहीं होगा। एक मटेरियल है ब्रिक एंड स्टोन, यानी पत्थर और ईंट। जैसे वैसे भी कहते हैं कि पत्थर और ईंट से मकान बना है, यानी आप एक एक ईंट को नहीं गिन रहे हैं, एक एक पत्थर को नहीं गिन रहे हैं, आप मटेरियल बता रहे हैं कि मटेरियल क्या लगा है इसमें। मटेरियल इसमें ब्रिक लगी है और मटेरियल इसमें स्टोन लगा है, पत्थर लगा है। हाँ, अगर आपको बताना हो कि इसमें कितनी ईंटें लगी हैं तब आप एक एक ईंट को गिन रहे हैं या एक एक पत्थर को गिन रहे हैं, लेकिन यहां तो आप मटेरियल का यूज कर रहे हैं। इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। तो तब आपका नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन इंग्लैंड। ये भी हमने किया था और इंग्लैंड के बजाय उसमें तमिलनाडु था वर्ड। ये भी करेक्ट एंड इनकरेक्ट पे एक हमारी वीडियो है उसमें था। देखिए यहां पर जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का नहीं है, कंपैरिजन है पाकिस्तान के क्लाइमेट का। जब पाकिस्तान के क्लाइमेट या जलवायु का आप कंपैरिजन करेंगे तो इंग्लैंड से नहीं करेंगे, इंग्लैंड की जलवायु से करेंगे, इंग्लैंड की क्लाइमेट से करेंगे। तो द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, यानी जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो इंग्लैंड के क्लाइमेट से अच्छा है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो इंग्लैंड से अच्छा है, क्लाइमेट क्लाइमेट से अच्छा है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान इज बेटर देन इंग्लैंड, यहां पर आप कंट्री का कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं। बट क्लाइमेट जब आप लिखेंगे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर, तो वहां पर देन के बाद इंग्लैंड नहीं आएगा, देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। और द क्लाइमेट दोबारा लिखने के बजाय उसकी बजाय आप दैट लिख रहे हैं, यहां पर प्रोनाउन दैट सिंपलर है, इसलिए दैट लगना यहां पर जरूरी है। अगला देखिए, ये यहां फिर आ गया, ही स्वोर बाय गॉड। ये भी आपने सुना होगा, बहुत कुछ लोग जो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं वो बोलेंगे बाय गॉड, कोई बात कह के और बोलते हैं बाय गॉड, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो वो बाय गॉड पता नहीं कैसे आ गया, मुझे ये तो नहीं पता, पर वो गलत होता है। और सही जो अंग्रेज जो इसको यूज करते हैं इस वर्ड को, वो टू लगा के करते हैं, ही स्वोर टू गॉड, ये ठीक होना चाहिए। अगला, यू ought टू हैव रिगार्डेड हिम योर बेनिफैक्टर। तुम्हें चाहिए कि तुम उसे अपना शुभचिंतक बेनिफैक्टर, जो आपके बारे में अच्छा सोचे, आप उसको ऐसा समझो, ऐसा आपको उसके बारे में समझना चाहिए। तो ये जो रिगार्ड है ना, इसके बाद एज आती है प्रीपोजिशन, कि यू ought टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर बेनिफैक्टर। आप उसको अपने बेनिफैक्टर के रूप में रिगार्ड आपको उसका करना चाहिए। तो रिगार्ड के बाद, हिम के बाद एज नहीं लगा हुआ था, यानी योर बेनिफैक्टर से पहले एज लगना चाहिए, ये इसमें गलती थी। अगला सेंटेंस, माई फ्रेंड इज वेरी इल, आई होप ही विल सून डाई। देखिए, होप का मतलब होता है उम्मीद करना। कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा दोस्त बहुत बीमार है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी मर जाएगा। अरे भाई, आप अगर उसके ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी मर जाएगा तो आपका वो दोस्त नहीं है, आपका वो दुश्मन ही होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी ऐसी घटना को देख रहे हो, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला हो कि जो खुशी की बात हो, तब तो आप होप कहेंगे क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं आप। लेकिन जब आपको किसी चीज का डर हो
यानी जो होने वाली घटना है वो आप ना चाहते हो कि हो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि ऐसा हो सकता है, तो आप वहां होप को यूज नहीं करेंगे। होप वहां पर गलत हो जाता है यूज करना, क्योंकि होप तो उम्मीद होती है, उम्मीद अच्छी चीज की होती है हमेशा। तो यहां पर जो प्रॉपर वर्ड है इसके लिए वो होता है ऑफरेड, और ऑफरेड से पहले आपको इज एम आर लगाना है उस के हिसाब से कि प्रोनाउन कौन सा है। आप जैसे आई प्रोनाउन है इसमें, तो आई के बाद आपने एम लगाना है। अगर ही होता तो इज लगा देते आप, ही इज ऑफरेड हो जाता। तो आई एम ऑफरेड ही विल सून डाई, मुझे डर है कि वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा सेंटेंस भी आता है। अगला सेंटेंस, When I shall see her, I will deliver her your gift। ये भी देखिए कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस है, और इसमें भी वही गलती है, क्योंकि देखिएगा आप दोनों तरफ दो सेंटेंस हैं, एक इफ वाला क्लॉज है और एक दूसरा क्लॉज है, दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। इनमें एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना जरूरी है, और वो जो पहले घटना घटेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। तो पहले मिलूंगा बाद में दूंगा ना, तो जो मिलने वाला सेंटेंस है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और सेंटेंस बनेगा व्हेन आई सी हर। सेल हट जाएगा यहां से, ये इसमें गलती थी। अगला सेंटेंस, Many a sleepless nights she spent, और many a sleepless night she spent। तो ये जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें नाइट्स आया हुआ है, ये गलती है। देखिए ए ग्रेट मैनी नाइट्स, वहां पर नाइट्स ठीक है। जब ये मैनी ए आ जाता है तो उसके बाद आप नाइट्स नहीं लगाएंगे, नाइट लगाएंगे, सिंगुलर वर्ड आता है, हालांकि उसका मीनिंग प्लूरल ही होता है। मैनी ए आ गया और उसके बाद स्लीपलेस नाइट्स, यानी मैनी का मतलब कई बार यहां पर है, कई बार, और स्लीपलेस नाइट्स बिना नींद वाली रात, यानी रात तो एक ही है पर ऐसी रात कई बार आई। ए स्लीपलेस नाइट ये जब यूज करेंगे तो वो ठीक होगा, और मैनी का मतलब है कि हाँ बहुत बार ऐसा हुआ। मैनी ए स्लीपलेस नाइट सी स्पेंट, उसने बिना नींद वाली रात बहुत बार बिताई, यानी बहुत रातें ऐसी हुई कि जिसमें वो सोई नहीं, पर नाइट्स नहीं लगाना।